सरकारी संस्थाएं ऐसे अगर नौकरी खत्म होगी सरकार की तो रह क्या जाएगा। उन्होंने साफ कहा था मैंने 35 साल भीख मांग के खाई है, मैंने 35 साल भीख मांग के खाई है। असली मकसद लोगों को समझ नहीं आया कि मैंने तो 35 साल भीख मांग के खा ली, अब तुम्हारा नंबर है, 10 साल तुम्हारी बारी है। झूठ बोलने की इन्होंने सीमा जो है वो उसको पार कर दिया है। संस्थाएं संभल नहीं रही हैं तो आप फिर सरकार में बैठे क्यों हो? उठा लो झोला, चल दो अपने घर। वो विश्वगुरु काहे के हैं आप? बाबा जी का ठुल्लू? तो ये झूठा आदमी है, पैदा होते ही झूठ बोलता रहा, घर से चोरी करके भागा गहने, फिर ये बोलता मैं हिमालय चला गया था सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो 35 साल भीख भी मांगी, 10 साल चाय भी बेची, हिमालय पे भी चले गए, सारे काम BA MA भी कर लिया। आप बताओ उस जमाने में 12th पास को सरकारी नौकरी मिल जाती थी। तो आपने BA और MA पढ़ने के बाद आप 35 साल भीख मांगते रहे। हमारी जो इस देश की संपत्ति थी वो उनके नाम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर दी है। इतना दम रखो कि आप बोलो हाँ मैं बेच रहा हूँ, हाँ मैं बेच रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं बेच रहा हूँ, लेकिन बोल भी नहीं सकते, इतना दम भी नहीं है क्योंकि सच बोलने की आदत है ही नहीं। क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन जो मोदी जी ने जीता है वो मोदी जी ने क्या अच्छे काम करके जीता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो रिलायंस का पैसा था, अंबानी का ये टट्टू है, अरबों रुपए आप ले लोगे और किसी को कानो कान पता भी नहीं चलेगा। भारत की संस्थाएं नहीं संभाल सकते, वो विश्वगुरु काहे के हैं आप? नमस्कार, बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप। मैं विकास सिंह बौद्ध। हम इस वक्त जंतर मंतर दिल्ली में मौजूद हैं। लगातार बेरोजगारी दर जो है भारत में बढ़ती जा रही है, उसी को लेकर के यहाँ पर एडवोकेट भानु प्रताप के नेतृत्व में जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया। बेरोजगारी को लेकर के, प्राइवेटाइजेशन को लेकर के जो मोनेटाइजेशन जो पॉलिसी लाई है, नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट लाई है, उसके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि इस प्रदर्शन में शामिल हुए। क्या कुछ उन लोगों की मांगे हैं, हम उन लोगों से जानना चाहेंगे। मैम, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मनदीप ठुकराल है और मैं दिल्ली विकासपुरी से हूँ। अच्छा, विकासपुरी से आप हैं। क्यों आप इस प्रदर्शन में शामिल हुए और क्या आपकी मांग? हम वैसे तो मोदी के खिलाफ यहाँ पे आए हैं। गलत नीतियाँ जो वो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं सारी सरकारी संपत्ति को, हम उसके खिलाफ प्रदर्शन करने यहाँ आए हैं। 70 साल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज हमें मोदी राज में देखने को मिल रहा है। तो हम कहते हैं कि जो हमारी जो सारी संपत्ति, सरकारी संपत्ति को ये मोदी प्राइवेटाइजेशन ना करें। और सिर्फ ये 2 हाथों के खिलाफ बेच रहे हैं, एक अडानी और एक रिलायंस के। नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनकी जिम्मेवारी किसकी है? पिछले 7 सालों में देश का जो अर्थव्यवस्था है वो कहाँ से कहाँ पहुँची है, कितनी डाउन आई है, वो सारी दुनिया जानती है। सिर्फ देश नहीं, दुनिया भी जानती है। लेकिन इनके जो झूठे प्रचार हैं, जो इनका IT मीडिया सेल है, उनके द्वारा जो है ये सारी चीज़ें जो है भ्रमित करने के लिए लोगों को इतना ऐड कर दिया कि झूठ बोलने की इन्होंने सीमा जो है वो उसको पार कर दिया है। देखा गया अभी मोदी जी का बर्थडे गया, गोदी मीडिया ने दिखाया कि एक चाय बेचने वाला कहाँ जाकर के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बन गया और आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए, मीडिया तो वही बताएगा जो उनको मोदी की टीम या IT सेल को बताया जाएगा बोलने के लिए। बात सारी ये है कि कुल मिलाकर के जो देश की तरक्की है, अगर आप उसका सारा ठीकरा या अर्थव्यवस्था का सारा ठीकरा आप फोड़ दो कोविड के ऊपर, तो वो चीज़ सही नहीं है। कई देशों में कोविड, क्या पूरी दुनिया में कोविड का जो है कहर हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों ने जो है वापस नहीं आए वो उस मंदी से। 2008 में मनमोहन सिंह जी की भी सरकार थी, हालांकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं एक आम नागरिक की तरह ये बात जो मैं जानता हूँ वो मैं आपसे यहाँ लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं था कि 2008 में जो है वो विश्व मंदी जो चल रही थी, हमारे देश ने उस मंदी से भी जो है किस तरह से पार पाया और हमारे को किसी भी तरह का इफ़ेक्ट नहीं आया उस समय पे। जो कि आज जो है आप देख लीजिए कि इनके पास ये इसके अलावा और कहने के लिए कोई और बात नहीं है कि जो ये मंदी आई थी उसके पीछे जो वजह थी वो कोविड थी। तो ये शुरू से ही इनकी नीतियाँ ऐसी रही हैं कि लोगों को कैसे जो है वो बेवकूफ़ बनाया जाए या उनको बरकलाया जाए। सर, देखा गया कि सरकार ये कह रही है कि बाबू लोग जो हैं वो काम नहीं करते हैं, प्राइवेटाइजेशन किया है तो काम होगा, देश तरक्की करे। तो इसके ऊपर कुछ आप बताएं। सही आपने बहुत अच्छा पूछा कि काम नहीं कर रहे हैं, तो काम करवाना किसका काम है?
सरकार का काम है ना, और वो काम नहीं करें तो करवाना आपने। आप अफगानिस्तान में जाकर संसद बना सकते हैं, सड़क बना सकते हैं, पुल बना सकते हैं, डैम बना सकते हैं। भारत की संस्थाएं नहीं संभाल सकते। वो विश्वगुरु काय के हैं आप? बाबा जी का ठुल्लू विश्वगुरु किस लिए बोल रहे हैं आप? जब आप भारत की संस्थाएं नहीं संभाल सकते तो अफगानिस्तान में आप इतना कंस्ट्रक्शन का काम और पता नहीं क्या क्या बना लिया, और आप दूसरी तरफ कह रहे हैं हमारे से सरकारी संस्थाएं संभल नहीं रही हैं। तो आप फिर सरकार में बैठे क्यों हो? उठा लो झोला, चल दो अपने घर। जो इन्होंने कहा भी था। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, कहती है वो अपने आप को, अगर उसने प्राइवेटाइजेशन का फैसला लिया है, उसने ये भी डाल दिया कि ये कांग्रेस का निर्णय था, हम तो सिर्फ अमल में लाए। देखिए, इसके पीछे सिंपल सा एक लॉजिक है। अगर आदमी दिमाग लगाए, दुनिया की अगर सबसे बड़ी और सबसे अमीर पार्टी भी कही जाती है, आपने सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल किया कि बड़ी पार्टी है, तो बड़ी आदमी पार्टी कब बनती है? जब वो अमीर भी होती है। और अमीर बनने के लिए उन्होंने क्या क्या पेतरे अपनाए हैं, किन किन लोगों से उन्होंने हेल्प ली है, और उसके बदले में, एक के बदले में अगर मैं अडानी और अंबानी जैसे ग्रुप्स की बात करूं, तो उन्होंने एक के बदले में 10 चीज़ें जो हैं हमारी, जो इस देश की संपत्ति थी, वो उनके नाम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर दी है। ये दुनिया देख रही है। और देश के लोगों को क्योंकि बरगलाया जा रहा है, इनोसेंसी ज़्यादा कह सकते हैं आप इसको, तो वो देर सवेर जो है, आज नहीं तो कल सच्चाई जो है वो लोगों के सामने ज़रूर आएगी। सर, देखा गया कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का जो मतलब है, क्या इस प्राइवेटाइजेशन का इसमें भी कुछ लेना देना है कि इससे फायदा होगा, पार्टी को पैसा आ जाएगा? भाई, इलेक्ट्रॉल जो हैं वो तो बनाए इसलिए हैं कि कोई पैसा कितना आ रहा है, कहाँ जा रहा है, वो कोई जान ना सके, कोई हिसाब किताब ही ना हो जनता के पास। पार्टी फंड में तो आप लेंगे तो बाई चेक लेंगे या रसीद देंगे, उसका हिसाब। इलेक्ट्रॉल तो एक तरीका है कि नंबर 2 के अरबों रुपए आप ले लोगे और किसी को कानो कान पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन जो मोदी जी ने जीता है, वो मोदी जी ने क्या अच्छे काम करके जीता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो रिलायंस का पैसा था, अंबानी का ये टट्टू है, उन्होंने हजारों करोड़ लगाए, ये जीत गए। नहीं कह रहे हैं, ये आपको जगह जगह उनके बैनर्स जो हैं, जो सरकारी संपत्तियों के ऊपर लगे हुए नजर आ जाएंगे, अडानी रेलवे और फलाना और ढिमकाना, ये सब हम देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है। सर, देखा गया कि वो मोदी जी प्रोत्साहित बहुत करते हैं, चाहे वो प्लेयर्स को लेकर, ओलंपियन जो आए अभी, उसके बाद कॉमनवेल्थ के भी आपने देखे, तो मोदी जी, देखिए मोदी जी बड़े ग्रेट आदमी हैं। अभी एक मिनट, आपको याद होगा वर्ल्ड कप चल रहा था तो शिखर धवन का अंगूठा फ्रैक्चर हो गया था, तो उन्होंने उसको दुख जताया, ट्वीट भी करा। लेकिन ये इतने ग्रेट आदमी है कि 10 महीने से किसान बैठे हैं, 600 किसान मर चुके हैं, लेकिन उसके लिए ट्वीट नहीं होगा। लेकिन शिखर धवन के अंगूठे टूटने में बहुत बड़ा दुख है। 600 किसान की जो जिंदगी है वो कोई मायने नहीं रखती इनके लिए, लेकिन अंगूठा मायने रखता है। फ्रैक्चर हुआ भाई, तो इतने ग्रेट हैं ये। देखिए, ये तो स्पष्ट है कि ये तो आप खुद भी जानते हैं, और आपके सवाल में इस चीज़ का जवाब छुपा हुआ है कि वो किसकी तरफ भारी है, वो नज़र आ रहा है। वो सेलिब्रिटीज़ के साथ जाकर के फ़ोटो सेल्फी खिंचवाना और ये सब करना, ये उनकी नियति है। देखा गया कहीं ना कहीं सफाई कर्मियों के पैर धुलते हुए भी नजर आए। किन सफाई कर्मियों के? तो वो तो सिर्फ आप लोगों को, मीडिया को ये सब दिखाना भी तो बहुत ज़रूरी है ना, कि वो आपके कितने हमदर्द हैं, आम जनता को वो कितना प्रेफरेंस देते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें वो झलकाने के लिए कुछ ना कुछ ये ढकोसले करना भी बहुत ज़रूरी है। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, प्राइवेटाइजेशन से नौकरियों पर कितना असर पड़ेगा? आने वाले समय में देश की क्या स्थिति होने वाली है? देखिए, ये अभी एकदम से बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये साफ और स्पष्ट है, जो ऑलरेडी एम्प्लॉय है, जो गवर्नमेंट के अंदर भी काम कर रहा है, तो वो भी देश का नागरिक ही है कहीं ना कहीं। अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक संस्था ऐसी बनानी चाहिए थी जो उन लोगों को ऊपर ध्यान रखे और उनसे काम करवाने की उनकी क्षमता को बढ़ाए। और अगर उनको वो काम नहीं कर रहे हैं तो उसको ये डर होना चाहिए कि अगर आज मैं ये काम नहीं करूंगा तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की बजाय लोगों को बेवकूफ़ बना करके जो सरकारी नौकरियां हैं, जो सरकारी संस्थान हैं, उनको प्राइवेटाइज करने की तरफ ये उनका कदम जो है, ये बहुत ही गलत कदम मानूंगा मैं इस चीज़ को, बहुत गलत कदम, साफ तौर पे। जो किसान की निकम्मी औलादे होती है ना, वो खेत जो है अपने बटोने के लिए दूसरे को दे देती हैं।
आपने देखा सुना है ना, जो निकम्मे होते हैं, जो निकम्मी औलादे निकलते हैं, बाप दादा के मरने के बाद वो बटोने के लिए किसी और को दे देते हैं। वो यही कह रहे हैं लीज, हमने तो लीज पे दिया है, बहुत अच्छा हमने तो लीज पे दिया है। अरे आपने लीज दिया 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 50 साल तक की लीज दे दिया आपने, तो बेच ही तो रहे हो। लीज का क्या मतलब है? वो कह नहीं पा रहे हैं ना कि बेच दिया। हाँ, तो आधिकारिक जैसे उन्होंने अभी, आप एडवोकेट साहब की बात सुन रहे थे कि आप इतना दम रखो कि आप बोलो हाँ मैं बेच रहा हूँ, हाँ मैं बेच रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं बेच रहा हूँ, लेकिन बोल भी नहीं सकते, इतना दम भी नहीं है, क्योंकि सच बोलने की आदत है ही नहीं। अच्छा, आदत ही नहीं है, कभी आदत ही नहीं है। आप देख लो शुरू से इनका जन्म तिथि जो है वहाँ से आप शुरू कर लो, 2 हैं। उसके बाद बोलते मैं हिमालय चला गया था, 2 बर्थडे हैं आप, हाँ इनके हिसाब से नॉमिनेशन जो फाइल किया था वो अगस्त का था, कोई डेट है उस, और ऑन रिकॉर्ड 17 है, 17 सितंबर है, वैसे अगस्त में है इनका, तो 2 हैं। उसके बाद इनके साथ इन्होंने 2-2 डिग्री हासिल कर ली, लेकिन साथ में कहते हैं मैंने 35 साल भीख मांगी है। तो भीख मांग के खाई या बीए और एमए की, तो पढ़ाई कब करी? फिर ये अपने चाय भी बेचते रहे, हाँ उसके बाद चाय भी बेची इन्होंने। चाय भी तब उस समय पे बेची जब वो रेलवे स्टेशन ही नहीं था, ही नहीं वो। तो ये झूठा आदमी है, पैदा होते ही झूठ बोलता रहा, घर से चोरी करके भागा गहने, फिर ये बोलता मैं हिमालय चला गया था सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो 35 साल भीख भी मांगी, 10 साल चाय भी बेची, हिमालय पे भी चले गए, सारे काम बीए एमए भी कर लिया। आप बताओ उस जमाने में 12th पास को सरकारी नौकरी मिल जाती थी, तो आपने बीए और एमए पढ़ने के बाद आप 35 साल भीख मांगते रहे। और सुना है कि किसी आरएसएस जैसी संस्था में या किसी में वहाँ पर झाड़ू मारते थे, ये भी बताया गया। ना वो तो जीवनी में शुरुआत तो वहीं से हुई थी, लेकिन अगर आपकी बनने से पहले, लेकिन वो उम्र जो थी उनकी, वो 35 साल के आसपास की उम्र की फोटो दिखाई हुई है जो झाड़ू मारते हुए है। तो अब वो फोटोशॉप थी या क्या था वो तो भगवान जाने, लेकिन जो हमने देखी वो आपको बता रहे हैं। दरअसल लोगों को ध्यान से बात समझ नहीं आती। मोदी जी बड़े ग्रेट आदमी हैं, उन्होंने साफ कहा था मैंने 35 साल भीख मांग के खाई है, मैंने 35 साल भीख मांग के खाई है। असली मकसद लोगों को समझ नहीं आया कि मैंने तो 35 साल भीख मांग के खा ली, अब तुम्हारा नंबर है, 10 साल तुम्हारी बारी है, अब आपकी बारी है। आपने क्वेश्चन पूछा भाई सरकारी संस्थाएं ऐसे अगर नौकरी खत्म होगी सरकार की तो रह क्या जाएगा? जो 70 साल में इतनी संस्थाएं खड़ी की हैं वो खड़ी किस लिए की गई? अच्छा, ताकि रोजगार मिले। मजे की बात यह है कि इन्होंने आज तक एक भी ऐसी सरकारी संपत्ति नहीं है जो अपने आप से बनाई हो, और बेचने के लिए इनके पास लाइन लगी हुई है संपत्तियों की। अलीगढ़ में अभी साल में ये बोलते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, नेहरू ने क्या किया, तो आप बेच क्या रहे हैं जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं? तो आपके पास ये बेचने के लिए सामान कहाँ से आया? तो ये सवाल उठता है ना।